हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाल मनोविज्ञान के प्रैक्टिस सेट की सभी पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप वहां पर जाकर सभी पिछली वीडियो के पार्ट प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सिनेमा, वृत्तचित्र, दूरदर्शन, नाटक आदि किस शिक्षण सहायक सामग्री के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दृश्य सहायक सामग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कक्ष के वातावरण के प्रकार कौन कौन से हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। खुला वातावरण, पैतृक वातावरण और स्वायत्त है वातावरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कक्ष के वातावरण में नेतृत्व संबंधी कारक में कौन कौन शामिल होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मानवीय व्यवहार के तहत छात्र तथा शिक्षक के मध्य संबंध। आप वीडियो पॉज कर प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कक्ष के वातावरण में समूह संबंधी व्यवहार में कौन कौन शामिल होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। मनोबल, घनिष्ठता और उदासीनता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शिक्षकों के संगठन में कार्य का पता किस समूह संबंधी व्यवहार से चलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मनोबल से संगठन में शिक्षकों के कार्यों का पता चलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कक्ष वातावरण में सामूहिक व्यवहार के अंतर्गत किसका व्यवहार देखा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षकों का सामूहिक व्यवहार। नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों का सामूहिक व्यवहार। कक्ष के वातावरण में छात्रों का सामूहिक व्यवहार देखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया की श्रेणी में आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक अल्पवयस्क बच्चे के सीखने के प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अग्र सक्रिय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया का विकास किस प्रकार होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा करके और प्रश्न पूछकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एक अच्छे अध्यापक में कौन सा विशिष्ट गुण होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने के लिए प्रेरित करने का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में एक सर्वमान्य सत्य कथन बताइए।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, परिपक्वता एवं आयु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अधिगम निर्योग्यता का मुख्य लक्षण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अवधान, ध्यान का कम होना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपचारात्मक कार्य। विद्यार्थियों की रिक्तियों का निदान करने के बाद उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तत्परता से। जब बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा तो वह अच्छे से सीख पाएगा। थॉर्नडाइक का नियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा और व्यक्तिगता का सम्मान, ये सभी बालकों के सीखने में प्रेरणा के रूप हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने में किस युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अत्यधिक प्रशंसा। अत्यधिक प्रशंसा करने से बच्चों में अहंकार का भाव उत्पन्न होता है तथा वह सीखना कम कर देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक स्तर पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जब पूर्व अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। और अधिगम का सक्रिय स्थानांतरण वह कहलाता है जब पूर्व अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। बच्चा अकेला भी सीखता है और समूह में भी सीखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23,
जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, थॉर्नडाइक। ये विचार थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 24। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रकाशन किस वर्ष किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1898 एवं 1913 ईस्वी। यानी 1898 से 1913 ईस्वी तक थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न नंबर 25। सीखने के प्राथमिक व गौण नियमों को किसने प्रतिपादित किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, थॉर्नडाइक। सीखने के प्राथमिक नियम 3 और गौण नियम 5 हैं, जो कि थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन इनका किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।